बात होगी 10 लोकसभा सीटों वाले हरियाणा और 13 लोकसभा सीटों वाले पंजाब की। पहले हरियाणा की बात करते हैं। सर्वे के मुताबिक 36% वोट बीजेपी प्लस एचजेसी को, 30% वोट कांग्रेस को और 16% वोट आईएनएलडी को मिलने के अनुमान है। इसके अलावा 7% वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में और 5% वोट बीएसपी के पक्ष में जाने के आसार हैं। पंजाब में किसको कितने वोट मिलेंगे? सर्वे में जो राय मिली उसके मुताबिक 42% वोट श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी को मिलने के आसार हैं, 29% वोट कांग्रेस प्लस पीपीपी को, 5% वोट बीएसपी को और 14% वोट आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है। मैं संजय आपसे जानना चाहता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश को लेकर होता है कि कल भी हमने जिक्र किया था कि मायावती को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, हाँ? और वो हमेशा सरप्राइज देती हैं। हरियाणा वाले में कहीं आपने ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी को अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया? हो सकती है इसकी संभावना, लेकिन जैसा हमने बताया, जब हम सर्वे करते हैं तो हम इन सावधानियों को का ध्यान देते हैं। छोटी पार्टियों के निशान जो हम एक डमी बैलेट पेपर के आधार पे लोगों का के विचार जानते हैं कि किस पार्टी को वोट देने, तो उनके सिंबल्स वहां पे हों, हर कंस्टिट्यूएंसी में उनके सिंबल्स यूज किए। हम सावधानी जरूर बरतते हैं, लेकिन इस बात से मानने में मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि हो सकता है 1-2% हमने उनको कम आंका हो, बीएसपी को या आईएनएलडी को थोड़ा बहुत आंकने में शायद रह गई हो कमी। आप किस बात से आंकड़े में आप एक ये नॉर्मली दुनिया भर के जो डिवीजन के भीतर ही आएगा, दुनिया भर के सर्वे में ऐसा होता है। जो भी छोटी पार्टियां या छोटे समूह, अगर यहाँ पार्टियां नहीं होती, अगर हम लोगों का अगर कोई सर्वे करते रहते, तो जो छोटे समूह होंगे उनको कैच कर पाना सर्वे में थोड़ा मुश्किल होता है। संजय, हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी बीजेपी से बड़ी है। वो छोटा समूह नहीं है, उन्होंने सरकारें चलाई हैं, पूरी डायनेस्टी है। चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, अब दुष्यंत चौटाला। छोटा उस सेंस में मैं कह रहा हूं कि अगर पार्टी जो पिछले 8-9 साल से सरकार से बाहर रही, जितनी डिस्क्रेडिटेड हुई और जिस तरह के वोट उनके गिरते जा रहे हैं, आप ये तो सर्वे का अनुमान है, लेकिन इसके पहले जो चुनाव हुए उसमें उनका अनुमान देख लीजिए, उसमें तो वो अनुमान नहीं, उसका तो वोट। ऐसा नहीं कि इतने साल सत्ता से बाहर रहने के बाद, लगातार बदनाम होने के बाद, 10 लाख के लिए जेल भेज दी जाने के बाद कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है उनकी। देखिए पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास 42% वोट थे और इनके पास 16% वोट। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये छोटी पार्टी है। भले ही आपको लगे कि उनकी 3 पीढ़ियों ने राज किया, लेकिन 15% और कहां 42%, इस मामले में बहुत छोटी पार्टी हो गई है। नहीं तो ये जो 36% जा रहा है वोट एचजेसी, जी, ये कुलदीप बिश्नोई, हरियाणा विकास कांग्रेस, 2 सीटों उनको दी है बीजेपी ने, 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। जी, तो वो कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है और बीजेपी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी 36% वोट आप उनको दे रहे हैं। कांग्रेस को 30 दे रहे हैं, आईएनएलडी को आप 16% दे रहे हैं। जो इसलिए सवाल आपसे पूछा था। पिछले लोकसभा चुनाव में भी अगर आप देखेंगे आईएनएलडी के पास सिर्फ 16% ही वोट थे। तो अगर पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो ये न तो गिरती हुई दिखाई पड़ रही है, न ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। और मुझे लगता है कि ऐसा पिछले 5 साल में उन्होंने कोई ऐसा करामती काम नहीं किया जिससे वोटर उमड़ करके आईएनएलडी को वोट देने लगे। तो मुझे लगता है उस हिसाब से अनुमान सही है। 1-2% का हेरफेर मैं अभी भी मानता हूं हो सकता हूं। संजय, अगर पंजाब की तरफ हम निगाह करें तो पंजाब की स्थिति बड़ी दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। श्री अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव लड़ रहे हैं। आज कांग्रेस के एमपी अकाली दल में शामिल हुए हैं। जी, पंजाब को आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं? देखिए, पंजाब में एक जनरल मूड जो था, जो हम लोग रिपोर्टिंग से सुनते थे, वो ये था कि अकाली दल शायद यहां कमजोर हो रही है। लेकिन अब जो फासला बीजेपी, अकाली दल का और कांग्रेस का दिख रहा है, ये करीबन 13% मार्जिन है अगर वोट शेयर में। तो मैं समझता हूं कि ट्रेंड सिग्निफिकेंटली क्लियर है इन 2 जगहों में। तीसरा फैक्टर जो हो गया था, जो पहले के सर्वे में आया था, जिसके कारण हम सब लोग चौंके थे कि यहां पर आम आदमी पार्टी को, हरियाणा में तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पंजाब में भी बहुत समर्थन मिलेगा, ये हमको अंदाज नहीं था। उनके पास 14% का वोट शेयर है, 17 था, 14 हो गया है। तो थर्ड फैक्टर के कारण भी हमको अनसर्टेन लग रहा था पंजाब पहले। इस सर्वे की फाइंडिंग से जाएं तो पंजाब की वो अनसर्टेनिटी बिल्कुल साफ तौर पर दूर होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में ये हो सकता है कि ये वोटों को सीटों में तब्दील करें तो भी कोई 10 में से 8 ले जाए बीजेपी, ऐसा ना हो,
शायद 6 ही ले जाए। लेकिन यहां पंजाब में ऐसा लग रहा है कि जो गैप है उसमें बीजेपी और अकाली दल का अलायंस जो है वो ठीक ठाक करता हुआ दिख रहा है। ठीक ठाक माने आम आदमी पार्टी अगर सीट, अगर एक फिगर पर आपको, मैं कहूंगा 8 सीटें उनको दिख रही हैं मुझे। इन 8 सीटों में अरुण जेटली की सीट है। टफ कॉन्टेस्ट में है वो, बहुत ही टफ कॉन्टेस्ट में है। उन्होंने एक रिस्की सीट चुनी है अपने लिए और अगर वो निकल पाएंगे तो फिर मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी, अकाली दल, नरेंद्र मोदी, नीचे की सिख, नॉन सिख, जट, नॉन जट वोट सबका कॉम्बिनेशन मिलकर प्रधानमंत्री के पद के नहीं, संयुक्त प्रधानमंत्री पद के तो इसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, टफ कॉन्टेस्ट है। इसी से पता लगता है कि जब लोकली प्रचार में आपको ये कहना पड़े कि ये उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये वित्त मंत्री बन सकते हैं, ये प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मतलब भैया कैसे भी जिता दो। वो डेस्परेट सिचुएशन लगती है। संजय आप कुछ करें। अच्छा, पंजाब और हरियाणा के अगर दोनों राज्यों की तुलना करें और आम आदमी पार्टी को देखें तो खास दिखाई ये पड़ता है कि जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी जहां 1 महीने पहले थी, 2 महीने पहले, आज वो अपनी स्थिति बरकरार रखे हुए, लेकिन हरियाणा में बहुत गिरावट है। 2 महीने पहले जब हमने सर्वे किया था तो करीब 17-18% का आकलन था, जो गिर के 7% आ गया है। जी, लेकिन सबसे बड़ी स्टोरी हरियाणा से अगर कुछ निकल करके आएगी, अगर देखा जाए तो उसमें यह दिखाई पड़ रहा है कि डबल इनकम्बेंसी होने के बावजूद हुदा जो है वो 30% पर, और उनका जो फासला है वो बीजेपी और मिल करके भी 6% का है। बाकी अगर कांग्रेस के जितने चीफ मिनिस्टर आप देखते तो उनके बीच का जो फासला था वो बहुत अधिक बढ़ गया है। पंजाब में और भी ज्यादा दिख रहा है ये इनकम्बेंसी के बावजूद। 42% वोट, और नंबर 2 पर जो कांग्रेस है प्लस पीपीपी, उसको 29%। नहीं, लेकिन विवेक जी आपका इसका एनालिसिस क्या, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने उठाया, क्या वजह है कि हुड्डा साहब होल्ड कर रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यहां पर परिणाम बड़े चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि जीत और हार का जो डिफरेंस है वो कम होने जा रहा है। बीएसपी को अगर 5% आप देख रहे हैं, 15% पहले था, और जिस प्रकार का वहां पर मैंने गुस्सा देखा है दलितों के में, मुझे लगता है कि बीएसपी को और ज्यादा वोट मिलने के आसार दिख रहे हैं। कुमार साहब, मुझे लगता है ये बराबर मुद्दा कहना है इन्होंने, क्योंकि जब असंतोष है तब हम भी चर्चा करने वाले पत्रकार या शायद सर्वे वाले भी वही कन्वेंशनल पैरामीटर्स में सोचते हैं कि ये रूलिंग पार्टी है, एंटी इनकम्बेंसी है, या ऑपोजिशन पार्टी है, या एंटी इनकम्बेंसी वोट ले लेगी, और जो उसके परिध के बाहर है वो असंतोष में किस तरह शामिल होते हैं, असंतोष की लहर में, ये हम देखते नहीं है। और इसी के लिए बीएसपी को हमेशा कम माना गया था हर एक सर्वे में। जब ये असंतोष बीजेपी के अलावा या कांग्रेस के अलावा बीएसपी के पास जाएगा तो ये सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा फिगर्स। ये थोड़ा सा मैंने एक सवाल पूछा था, संजय से पूछा था दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में, मैं आपसे पूछता हूं। अभी तक इतने सारे राज्यों का सर्वे, सीएसडीएस वाला जो है वो हमने देखा, हमने और सर्वे भी देखे हैं। ये चुनाव जो है मुद्दों पे लड़े जा रहे हैं या लहर पे? मेरे ख्याल में न तो लहर पर लड़े जा रहे हैं, न मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं। कहीं न कहीं जहां जहां चुनाव लड़ा जा रहा है वहां एक व्यक्ति का चेहरा हमारे सामने है, और उस व्यक्ति की अपनी विश्वसनीयता है और अपने उसकी जो ब्रांड इक्विटी है, जिसका जिक्र ये कर रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो मायावती की वोट संख्या घटे या बढ़े, उनकी विश्वसनीयता नहीं घटती बढ़ती है। उनका प्रशासनिक कौशल जो है वो लोग याद रखते हैं। उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो कितनी बार खारिज हुए वो भी लोगों को याद आता है। उनकी तुलना लोग मुलायम सिंह से करते हैं, मोदी से नहीं कर रहे हैं। और जब आप देखें कि आप स्वयं चर्चा कर रहे थे कि जब दिल्ली का चर्चा हो रहा था तो मोदी से ज्यादा मतलब वो विजय गोयल और हर्षवर्धन की तुलना हो रही थी। तो मुझे लगता है बीच में किसी को शायद विजय कुमार मल्होत्रा भी याद आ जा रहे हों। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति लगभग हर जगह है कि आपके आंख के सामने जो नेता है वो कांग्रेस का है या भाजपा का है या आपका है, उसकी विश्वसनीयता है। जी नहीं, लेकिन ये नेता की प्रतिभा भी एक मुद्दा होता है ना। नहीं, लेकिन अगर आप लहर की बात करेंगे तो आप देखिए कहाँ, मतलब हमने तो बंगाल में देखी नहीं लहर, और हमने जिसे कहना चाहिए कि है कर्नाटक में लहर दिखी, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी लहर नहीं देखी। तो लहर तो जरा थोड़ा दिक्कत वाला मामला। आंध्र में भी नहीं थी, उड़ीसा में भी नहीं थी। पिछले साल निर्भया मामले से लेकर दिल्ली के जो चुनाव हुए वो होते हुए, वहां से होते हुए उम्मीद ये थी कि जब चुनाव होंगे, आम चुनाव होंगे, तो बात मुद्दों की होगी, पर्सनैलिटीज की, शख्सियात की नहीं होगी। लहर हमें कहीं नहीं दिख रही है। बहरहाल ये सोचा गया था कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, मुद्दों की बात होगी। मुद्दे मेरे ख्याल कहीं पीछे छूट रहे हैं। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में किसको कितने वोट मिलेंगे? IBN7 के लिए हुए CSDS के सर्वे के मुताबिक यहां 45% लोग बीजेपी को वोट देने के पक्ष में हैं, जबकि 45% वोट ही कांग्रेस के साथ है।
वहीं 7% वोटर ऐसे हैं जिनकी पसंद आम आदमी पार्टी है। अब ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है जी। हिमाचल तो बीजेपी का भी गढ़ रहा है। संजय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर दोनों को 45-45% वोट मिलते हैं तो 4 सीटें हैं, सीटों का भी ऐसे ही बंटवारा हो सकता है? दो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 4 सीटों में हो सकता है कि 3 सीटों पे एक पार्टी को खासा वोट रहे और दूसरी एक सीट पर दूसरी पार्टी को। तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस तरह से वोटों का बंटवारा 50-50% हो रहा है, सीटों का बंटवारा भी ऐसे ही होगा। लेकिन उसका भी अनुमान हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। संजय भाई, इसका कितना असर पड़ सकता है कि आम आदमी के जो 7% वोट हैं उनका और बहुत जगह बहुत बड़ा असर न हो, मगर यहाँ जिस 45 में से उसने घात लगा दी तो उसका 45 से 39 पहुंच सकता है। हाँ, लेकिन ये जो हम जो 7% का अनुमान लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, ये तो अभी अकाउंट उसको कर रहा है। अभी 45-45 उनको मिलने के बाद 7% इनको मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 7% इसके बाद 45-45 के बाद वो 7% और नुकसान करेगा। शायद उनका अभिप्राय यह है कि जैसे दिल्ली में हुआ था, जी जी जी, जो वोट उनको गया, अगर उनको ना जाता तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी को जाता जी। हाँ, अगर आम आदमी पार्टी वहां नहीं रहती तो मेरा अपना भी अनुमान यही है कि ये 7% वोट का 7 तो नहीं, लेकिन समझिए बड़ा हिस्सा 5% बीजेपी को जाता और बीजेपी वहां भी आगे होती है। बहुत संक्षेप में विवेक। मुझे लगता है कि जब होल्ड कर रहे हैं तो यहां पर भी वही फॉर्मूला लागू होता है कि इनके ऊपर भी क्या इनकम्बेंसी क्या लागू नहीं हो रही है, जबकि ये पास में है दिल्ली के और कांग्रेस की सरकार भी रही है और सेंट्रल में। ये ऐसा क्या तिलिस्म है ये नहीं समझ पा और रहे। वीरभद्र सिंह जी की छवि दूध की धुली भी नहीं है जी, बिल्कुल नहीं, यकीनन नहीं। करप्शन के चार्जेस हुए, ना सिर्फ उनकी बल्कि धूमल साहब की छवि भी। हाँ, उसका भी अंतर नहीं पड़ता है। नहीं, मतलब इसका मतलब यह है कि जिस तरह से हम करप्शन की बात 4 बरस कर रहे हैं देश में, वो करप्शन का मुद्दा इस सर्वे में कहां भी अहम होके आया नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। और महंगाई का आता है लेकिन करप्शन का नहीं आता है। डायनास्टी का मुद्दा तो जीरो है। और इतनी डायनास्टी के बारे में चर्चा हुई कि जैसा डायनास्टी इज द मेन विलन ऑफ द पीस। संजय, आपका कमेंट क्या है फाइनल? देखिए, छत्तीसगढ़ में जैसे हुआ था कि 1% के डिफरेंस से बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से बीजेपी वहां निकल आई, वैसे यहाँ 1-8% का डिफरेंस बाजी को बिल्कुल पलट दे सकता है और दोनों बिल्कुल इवन कील पे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, जहां हम लोग इस बात का अंदाज लगा रहे थे कि कौन किसको नुकसान पहुंचाएगा ये आम आदमी पार्टी का फैक्टर, तो ऐसी बहुत सारी 10-20 सीटें मिलेंगी पूरे देश में जहां पर कि आम आदमी पार्टी के कारण आइदर कांग्रेस या बीजेपी कैंडिडेट हार गया। तो हिमाचल की ये सिग्निफिकेंस है कि बहुत कीन कॉन्टेस्ट हो तो क्या हो सकता है। जी, हमारे मेहमान श्री कुमार केतकर तो आप हमारे साथ नहीं होंगे, आप हमारे दूसरे कार्यक्रम में जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश को भी बहुत दिलचस्पी से देखना होगा। बेशक सीटें वहां सिर्फ 2 हैं, क्योंकि या तो कांग्रेस, सीटें वहां 4 है, माफ कीजिए, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, ऐसा रहा है। पहली दफे इस सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी की मौजूदगी भी वहां होती दिख रही।